हेलो अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 का हम टॉपिक पढ़ चुके थे माइक्रोस्कोपी। आज हम नया टॉपिक पढ़ते हैं और उसका नाम है सेल फ्रैक्शनेशन। बेटा ये सेल फ्रैक्शनेशन कहते हैं किसको हैं? सेल फ्रैक्शनेशन एक ऐसा बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस है। सेल फ्रैक्शनेशन एक ऐसी टेक्निक है, रिसर्च टेक्निक है, जिसके अंदर हम सेल के कंपोनेंट को आइसोलेट करते हैं, जिसके अंदर हम सेल के पार्ट्स को बेटा क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, जिसके अंदर हम सेलुलर ऑर्गन्स को, ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप सेल के ऑर्गेनेल को अलग करें सेल से, जिसमें आप सेल के पार्ट्स को अलग करें सेल से, मगर वो पार्ट आखिर तक वायबल कंडीशन में रहे, वो आखिर तक नॉर्मल कंडीशन में रहे, हम उसको बोलते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शनेशन नाम से जाहिर है सेल के फ्रेगमेंट्स। तो क्या क्या चीजें चाहिए इस माइक्रोस्कोपिक टेक्निक के लिए? एक तो आपको चाहिए लिविंग एनिमल सेल, एक आपको जिंदा एक क्रिस्टल फॉर्म में, आइस क्रिस्टल फॉर्म में सेल चाहिए। दूसरा आपको चाहिए टेस्ट ट्यूब, जिसके अंदर होगा होमोजेनाइजर सॉल्यूशन। ये इसके अंदर वही सॉल्यूशन है जो आपके मेरे जो ह्यूमन के ब्लड के प्लाज्मा का है। इसके अंदर वही सॉल्यूशन है जो बॉडी के अंदर नॉर्मल कंटेंट्स हैं। और क्या चाहिए? नंबर 1 सेल चाहिए, नंबर 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए, और नंबर 3 सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन चाहिए, जो घुमाएगी, जो रोटेट करेगी इस टेस्ट ट्यूब को। हमने ये टेक्निक 3 मुख्तलिफ स्टेजेस में करनी है। पहले हमने इस टेस्ट ट्यूब को घुमाना है स्लो स्पीड में 10 से 15 मिनट। फिर हमने इसको घुमाना है मीडियम स्पीड में, इसको घुमाना है 10 to 15 मिनट्स, इसको घुमाना है कम से कम भी 20 मिनट्स तक, और फास्ट स्पीड में 5 to 10 मिनट्स। सर क्या होगा जरा आप देखिएगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर पुट करता हूं एनिमल सेल, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पुट करता हूं एनिमल सेल और उसको स्लो स्पीड में घुमाता हूं। कुछ देर बाद जब हम स्लो स्पीड में घुमाने के बाद इसको एक जगह पर स्टैंड पर रखेंगे तो वो हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये रहा। अब आप देखिएगा इसको घुमाने से क्या होगा। एक्चुअली अब होगा ये कि आपको 2 तरह के सॉल्यूशन मिलेंगे, एक नीचे वाला सॉल्यूशन और एक ऊपर वाला सॉल्यूशन। मैं दोबारा बताता हूं, एनिमल वाले टेस्ट ट्यूब को घुमाया तो हमें 2 सॉल्यूशन मिले, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ये जो नीचे वाला सॉल्यूशन है, दिस इज नोन एज सेडिमेंटेड सॉल्यूशन। जो नीचे वाला है वो कहलाता है सेडिमेंटेड सॉल्यूशन, और ये जो ऊपर वाला है उसको हम लोग कहते हैं सुप्रानेंट सॉल्यूशन। सर इससे होगा क्या? अब आप एक काम कीजिए, ये हम एमबीबीएस के पैथोलॉजी लेबोरेटरी में भी करते हैं। आप एक काम कीजिए, इसको लेबल करें एस से। एस का मतलब आपने इसको स्लो स्पीड में घुमाया। सर अब क्या होगा? अब आप एक काम करें, इस दोबारा एक टेस्ट ट्यूब लीजिए और अब उस टेस्ट ट्यूब के अंदर सेडिमेंटेड सॉल्यूशन यहीं पड़ा रहे और इसका सुप्रानेंट सॉल्यूशन जो है वो इसमें डाल दें। अब आप मेरी बात समझिएगा, इसके अंदर सॉल्यूशन है सुप्रानेंट, और अब इसको दोबारा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में मीडियम से घुमाएं। मेरी बात फिर सुनिएगा, आपने पहली दफा घुमाया स्लो स्पीड में तो उसमें एनिमल सेल था। अब आप इसको मीडियम स्पीड में घुमाएंगे तो इसका सुप्रानेंट सॉल्यूशन जो है वो इधर आ जाएगा, और अब आप इसको मीडियम स्पीड में घुमाएं और इसमें भी बन जाएगा सेडिमेंटेड सॉल्यूशन, और इसमें भी बन जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं सुप्रानेंट सॉल्यूशन। आप एक काम करें, आप इसको मार्क कर दें एम से। एम का मतलब आपने इसको घुमाया था मीडियम स्पीड में। अब
इसका सुपरानेंट सॉल्यूशन लेकर आप तीसरी टेस्ट ट्यूब में डालें और अब की दफा आप इसको फास्ट स्पीड में घुमाएं। अब जब फास्ट स्पीड में घुमाएंगे तो उधर एक ही तरह का सॉल्यूशन मिलेगा। दिस इज नोन एज सेडिमेंटेड सॉल्यूशन। अब जरा सुनते जाएं, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अब जरा गौर से सुनिएगा। इसको आप फास्ट F से आप इसको सैंपल कर दें। अब होगा क्या कि इस सेडिमेंटेड सॉल्यूशन को, ये जो आया था, आप इस सेडिमेंटेड सॉल्यूशन को डालिए स्लाइड में। ये रहा, आप इस सेडिमेंटेड सॉल्यूशन की स्लाइड डालें, इसके अंदर डालें कुछ डाई। आप देखेंगे कि सेडिमेंटेड सॉल्यूशन के अंदर आपको कुछ सेल ऑर्गेनेल पड़े हुए मिलेंगे। जी हाँ बेटा, याद रखना, अगर आप सेल को स्लो स्पीड में घुमाएंगे तो इस स्लाइड में आपको मिलेंगे जो लार्ज साइज के सेल ऑर्गेनेल्स हैं। सर लार्ज साइज के सेल ऑर्गेनेल कौन से? आपको इसके अंदर मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, आपको इसके अंदर मिलेगा न्यूक्लियस। ये रहा। अब आपने जो मीडियम स्पीड में घुमाया था, जरा इसके सेडिमेंटेड सॉल्यूशन की एक स्लाइड बना लें और अब आप इसके अंदर डाई पुट करें तो आपको इसके अंदर मिलेगी गोल्जी बॉडीज, आपको इसके अंदर मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वैक्यूल अगर होगा तो। ये देखिएगा बेटा, आपने मीडियम स्पीड में घुमाया तो आपको मिलेंगे जिनका इंटरमीडिएट साइज है या जिनका इंटरमीडिएट वेट है, गोल्जी अपरेटस आपको मिलेगा यहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा आपको यहाँ पर और आपको मिलेगा वैक्यूल। और अगर आपने फास्ट स्पीड में घुमाया तो इसके स्लाइड बनाने से आपको इसके अंदर मिलेंगे राइबोसोम्स, आपको इसके अंदर मिलेगा लाइसोसोम्स और बाकी जो सॉल्यूशन बचेगा आप इसको बायोकेमिकल एनालिसिस के लिए भेज सकते हैं। तो ये है सारी कहानी। तो याद रखिएगा, सेल फ्रैक्शनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सेल के फ्रैगमेंट्स करते हैं, आप सेल के फ्रैक्शन करते हैं, सेल को अलग करते हैं, मगर वो ऐसा अलग हो कि जो सारे सेल ऑर्गेनेल है वो वायबल पोजीशन में हो। सर व्हाट डज वायबल मीन? वायबल का मतलब होता है नॉर्मल शेप, नॉर्मल स्ट्रक्चर। और आपने पहले स्लो स्पीड में घुमाना है तो लार्ज सेल ऑर्गेनेल अलग हो जाएंगे, मीडियम स्पीड में घुमाना है तो मीडियम सेल ऑर्गेनेल अलग हो जाएंगे, और अगर आप फास्ट स्पीड में घुमाएंगे तो यहाँ पर जो स्मॉल सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो आपको अलग होते हुए दिखाई देंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट सेल फ्रैक्शनेशन। अब हम चलते हैं आगे और पढ़ते हैं डिफरेंट सेल्यूलर कंपोनेंट्स। सेल के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसको हमने पढ़ना है। एक कंपोनेंट हो गया, दो कंपोनेंट हो गए और तीन कंपोनेंट हो गए। सेल का एक कंपोनेंट कहलाता है सेल की, यू कैन से दैट, बाउंड्रीज। दूसरा कंपोनेंट कहलाता है सेल का प्लाज्मा का पोर्शन, और तीसरा कंपोनेंट जो कहलाता है हम उसको कहते हैं सस्पेंडेड बॉडीज, जिसका दूसरा नाम है सेल ऑर्गेनेल्स। सर सेल के अंदर कौन कौन सी बाउंड्रीज होती हैं? अगर आप ओवरऑल बात करें तो सेल वॉल सबसे ऊपर होती है प्लांट सेल में, बैक्टीरिया सेल में, फंजाई में। अगर आप बात करें तो सेल की बाउंड्री के अंदर आता है सेल की मेम्ब्रेन। सर व्हाट डज प्लाज्मा मीन? प्लाज्मा में क्या आता है? प्लाज्मा में आता है साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा में आता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सर सस्पेंडेड बॉडीज में क्या क्या आता है? सस्पेंडेड बॉडीज में दो चीजें आती हैं, एक जिसको कहते हैं हम मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, एक जिसमें आता है मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल और एक जिसमें आता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स। ये
अब जरा सुनते जाइएगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन कौन से हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड में सबसे पहले आता है नंबर 1 न्यूक्लियस, नंबर 2 आता है जिसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा। नंबर 3 आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ER के नाम से जाहिर करते हैं। नंबर 4 आता है इसके अंदर जिसका नाम है प्लास्टिड्स, ये रहा। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स में आता है वैक्यूल, नंबर 1। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड में आता है सेंट्रियोल्स, और नंबर 3 आता है राइबोसोम्स। कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड के बीच में आते हैं, जो इनके दरमियान में आते हैं। नंबर 1, अगर वो एक्टिव होंगे तो मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, उनमें नंबर 1 आता है जिसका नाम है लाइसोसोम्स। ये इन मेम्ब्रेन बाउंडेड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड के बीच में है। नंबर 2 लाइसोसोम्स के बाद एक और भी है जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो बॉडीज। जी हाँ बेटा, माइक्रो बॉडीज नाम सुना होगा आपने, पैरोक्सिसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम्स। और नंबर 3 इसके अंदर एक और भी सेल ऑर्गेनेल आता है। हम लोग इन सेल ऑर्गेनेल्स को हम इन सेल ऑर्गेनेल्स को इंशाल्लाह अब डिटेल में पढ़ेंगे। आपको एक एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में आइडिया दूंगा कि ये किस तरह से वर्क करते हैं, मगर उससे पहले आप जरा सुनिएगा साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं और साइटोप्लाज्म का रोल क्या है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सेल। ये रहा एक एनिमल सेल, इसके अंदर साइटोप्लाज्म 2 तरह का है। एक इनर साइटोप्लाज्म है, ये रहा, एक इनर साइटोप्लाज्म है, और एक साइटोप्लाज्म बाहर की तरफ है, ये रहा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्म। कौन कौन सा? जो बाहर की तरफ है उसको हम लोग कहते हैं एक्टोप्लाज्म, जो अंदर की तरफ है हम उसे कहते हैं एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म इट इज आउटर मोस्ट या इट इज एक्सटर्नली प्रेजेंट। एंडोप्लाज्म इट इज इनर मोस्ट, इट इज इंटरनली प्रेजेंट। जो एक्टोप्लाज्म है वो जेली लाइक होता है, जेली की तरह। जो एंडोप्लाज्म है वो फ्लूइड की तरह होता है, या हम इसको कह सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन की तरह होता है। इसीलिए एक्टोप्लाज्म को हम नाम देते हैं साइटोजेल का, और एंडोप्लाज्म को नाम देते हैं साइटोसोल का। अच्छा सर, और सर ये जेली की तरह क्यों होता है? बिकॉज दे कंटेन सम प्रोटीन, एक ऐसी प्रोटीन जो सेल को शेप, सेल को स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती। और एंडोप्लाज्म इसलिए कि इसमें वाटर ज़्यादा होता है और ये कंटिन्यूस मूव करता है, जिसको हम लोग कहते हैं साइक्लोसिस। ये जो एंडोप्लाज्म है ये कंटिन्यूस मूव करता है। साइक्लोसिस का मतलब होता है कंटिन्यूस साइक्लिक मूवमेंट, continuous cyclic movement of cytoplasm around the nucleus is called as cyclosis। ये साइक्लोसिस उसको कहते हैं जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है अराउंड द न्यूक्लियस। इसी वजह से सेल के जितने भी फंक्शंस हैं वो परफॉर्म हो रहे हैं ड्यू टू साइक्लोसिस। तो इट इज द फ्लो मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड द न्यूक्लियस। आगे चलते हैं, हम अपनी बात और आगे बढ़ते हैं। तो सेलुलर कंपोनेंट के बाद आज सबसे पहला स्टार्ट करते हैं सेल का टॉपिक, और उसका नाम है सेल वॉल।
तो हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े? हमने पढ़ा सेल फ्रैक्शनेशन, सेल के फ्रेगमेंट करना, हमने पढ़ा सेलुलर कंपोनेंट्स। तो आज हम पढ़ते हैं सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में मैं ज़रूर लिखूंगा, इट इज़ outermost external hard and tough boundary wall, हार्ड टफ बाउंड्री वॉल है सेल वॉल। ये वही है जो प्रोवाइड करती है मैकेनिकल सपोर्ट। सेल वॉल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब जरा सुनते जाएं कैसे। सेल वॉल अगर प्लांट सेल में होगी तो इट इज मेड अप बाय, प्लांट सेल में अगर सेल वॉल होगी तो वो बनी होती है सेल्यूलोज से। अगर सेल वॉल फंजाई की सेल वॉल है, क्योंकि सेल वॉल फंजाई में भी होती है, तो बेटा याद रखना फंजाई की जो सेल वॉल है वो बनी होती है चाइटिन से। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल, तो याद रखना बैक्टीरियल सेल वॉल बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन से। पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स का मतलब होता है प्रोटीन प्लस ग्लूकोज। सर सेल वॉल है क्या चीज? एक्चुअली इट इज नॉन लिविंग मटेरियल। सेल वॉल असल में एक नॉन लिविंग मटेरियल है। सर आप इसको नॉन लिविंग मटेरियल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज द सेक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की सिक्रेटरी प्रोडक्ट है जिससे मिलकर सेल वॉल बनती है। और प्रोटोप्लाज्म में भी कौन बनाता है? गोल्जी अपैरेटस। सर सेल वॉल करती क्या है? सेल वॉल देती है मैकेनिकल सपोर्ट। सेल वॉल करती क्या है? सेल वॉल बेटा इतने बड़े दरख्त को सीधा खड़ा होने में हेल्प करती है। जो मेन चीज है वो है टाइप्स, या आप कह सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के पार्ट्स ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के डिफरेंट कौन कौन से पार्ट्स हैं? अब जरा सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेल से। ये रहा, ये रहा सेल, ये रहा सेल। अब जरा सुनते जाइएगा इसको कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले जब नया नया सेल बनता है तो उस सेल के ऊपर एक वॉल बनती है, ये रही, जो इस सेल को प्रोवाइड करती है सपोर्ट। ये रही, ये पहली सेल की वॉल है, ये रही बेटा। और इस पहली सेल की वॉल को हम लोग कहते हैं इट इज नोन एज मिडिल लैमेला। Middle lamella is known as outermost plant cell wall। प्लांट सेल वॉल की outermost को हम लोग कहते हैं middle lamella। सर ये कब बनती है? Actually it is secretion of ये बाहर जो सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, ये उससे मिलकर बनी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से मिडिल लैमेला। ये मिडिल लैमेला कब बनती है? जब न्यूली फॉर्म्ड सेल डिवाइड होकर बनते हैं। मिडिल लैमेला को कहा जाता है इट इज आउटर सिमिटिंग लेयर। इसको सिमिटिंग लेयर क्यों कहते हैं? बिकॉज दैट इज इट इज फॉर्म बाय कैल्शियम सल्फेट, इट इज फॉर्म बाय मैग्नीशियम सल्फेट। ये रहा। फिर मिडिल लैमेला के बाद सेल अपने अंदर एक और सेल वॉल सिक्रीट करता है। ये रही, सेल अपने अंदर एक और सेल वॉल सिक्रीट करता है, और वो सेल वॉल इन सेल के ऊपर आकर, ये रही, वो सेल वॉल इन सेल के ऊपर आकर इसको कवर कर देती है। ये रही,
तो पहली सेल वॉल का नाम आपने रखा था मिडिल लैमेला। दूसरी सेल वॉल का नाम है इट इज नोन एज प्राइमरी सेल वॉल। सर इसका नाम प्राइमरी सेल वॉल क्यों है? बिकॉज इट इज फर्स्ट सेल वॉल विच इज सिक्रेटेड बाय प्लांट सेल। जो प्लांट सेल खुद अपने अंदर से निकालता है उसको कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। अभी तक जो प्लांट सेल है वो इमैच्योर सेल कहलाता है। और प्राइमरी सेल वॉल इट इज कंपोज्ड ऑफ, प्राइमरी सेल वॉल में क्या क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर क्या होता है? हेमी सेल्यूलोज होता है। प्राइमरी सेल वॉल में क्या होता है? लिग्निन एंड पैक्टिन कंपाउंड्स होते हैं। प्राइमरी सेल वॉल के बाद सेल अपने अंदर से तीसरी वॉल निकालता है, ये प्राइमरी के बाद सेल अपने अंदर से तीसरी वॉल निकालता है, ये प्राइमरी सेल वॉल के बाद तीसरी लेयर निकलती है, वो ये जी हाँ बेटा, दिस इज नंबर थर्ड सेल वॉल और इसको हम लोग कहते हैं इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल को सेकेंडरी सेल वॉल क्यों बोलते हैं? इट इज सिक्रेटेड बाय प्लांट सेल आफ्टर प्राइमरी वॉल, इट इज सेकेंड टू सिक्रेटेड। एक दफा सेकेंडरी सेल वॉल बन गई, सेल बिकम मैच्योर सेल और सेल नाउ कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। एक दफा बन जाए सेकेंडरी सेल वॉल तो सेल आगे डिवाइड नहीं होता। सेकेंडरी सेल वॉल की खास बात ये भी है कि ये इनर मोस्ट सेल वॉल है। शुरू में ये होती है इलास्टिक और बाद में जाकर ये हो जाती है टफ एंड वेरी हार्ड। सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में मशहूर है कि दिस सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज ओनली। जो सेल्यूलोज के ऊपर कंपोज्ड हो उसको कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। अब सर व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल के कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सेल वॉल? नंबर 1 पहला फंक्शन ये है कि सेल वॉल पाई जाती है पैरेन्काइमा में, सेल वॉल पाई जाती है कोलेनकाइमा में, सेल वॉल पाई जाती है स्क्लेरेनकाइमा में। ये सब के सब कहलाते हैं सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट। ना सिर्फ प्लांट, सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ वुडन ट्री। जो दरख्तों को जिन्होंने सीधा किया हुआ है वो ये सेल वॉल का फंक्शन है। इसी में सेल वॉल में एक और भी चीज आती है, इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन का मतलब होता है इट इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेल्यूलोज, वो सेल्यूलोज जो किसके अंदर पाई जाती है? सेल वॉल में, एंड वाटर मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से प्लांट सेल बिकम स्वेल, प्लांट सेल स्वेल अप हो जाते हैं। सर और कोई सेल वॉल का फंक्शन? नंबर 3 बैक्टीरिया के अंदर जो उसकी सेल वॉल होती है उसमें हम बैक्टीरिया की इंटरनेशनल डिवीजन करते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिसकी थिन सेल वॉल हो और जिसके अंदर लेस पेप्टाइडोग्लाइकॉन हो। ग्राम पॉजिटिव उसको कहते हैं जिसके अंदर थिक सेल वॉल हो और उसके अंदर ग्रेटर अमाउंट में पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स हो। तो
पेप्टाइडोग्लाइकान्स। तो इसको हम लोग कहते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो प्लांट्स की सेल वॉल 3 तरह की होती है, एक मिडिल लैमेला, एक प्राइमरी सेल वॉल, एक सेकेंडरी सेल वॉल और एक अंदर की तरफ। सेल वॉल के दरमियान स्पेस होता है, ये रहा, जी हाँ, इस सेल वॉल के दरमियान इस गैप को, सेल वॉल के दरमियान इस गैप जंक्शन को हम लोग नाम देते हैं और उसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। सर, व्हाट डज प्लाज्मोडेस्माटा? इट इज नोन एज अ गैप जंक्शन बिटवीन टू adjacent प्लांट सेल। एडजेसेंट प्लांट सेल के दरमियान एक गैप जंक्शन है जहां से वो एक्सचेंज करते हैं अपना सेलुलर मटेरियल। वो आयंस को, मॉलिक्यूल्स को आपस में एक्सचेंज करते हैं ताकि सेल के अंदर होम्योस्टैटिक एक्टिविटीज जो हैं वो चलती रहें। तो दैट्स ऑल अबाउट सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर सबसे अहम तरीन फंक्शन ये है कि सेल वॉल एक वुडन ट्री को एक सीधा खड़ा होने में हेल्प करता है। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा प्लांट के सेल को या ट्रीज को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर सेल वॉल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को कहा जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज लिविंग इन नेचर। सेल मेम्ब्रेन लिविंग है, आपको बताया था। जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग है। इट इज लिविंग इन नेचर एंड ग्रो विथ सेल बॉडी ग्रोथ। जो सेल के साथ साथ ग्रोथ करे। सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है सिलेक्टिव परमिएबल या पार्शियल परमिएबल। मैं आगे आपको बताऊंगा कि सिलेक्टिव परमिएबल से क्या मुराद है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में मशहूर है कि इट इज आउटर लेयर ऑफ ऑल लिविंग सेल। जितने भी लिविंग सेल हैं उसके आउटर लेयर में सेल मेम्ब्रेन होगी और कुछ के आउटर सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर सेल वॉल होती है। ये सेपरेट करती है, इट सेपरेट एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट फ्रॉम इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो एक्स्ट्रा सेलुलर को इंट्रासेलुलर फ्लूइड के साथ सेपरेट करती है सेल मेम्ब्रेन। जो मेन चीज़ है जो हमने पढ़ना है वो है व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में मशहूर हुआ था। एक स्ट्रक्चर दिया था नंबर 1 और वो था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एक साइंटिस्ट था माइकलसन, उसने दिया था। उसने कहा था सेल मेम्ब्रेन एक तरह से बायलिपिड की लेयर है। सेल मेम्ब्रेन 2 लिपिड की लेयर है विच इज सैंडविच बाय प्रोटीन, और उसको ऊपर और नीचे से सैंडविच की तरह बनाया हुआ है प्रोटीन ने। मैं अपनी बात आगे लेके चलता हूँ बकौल उसके
कि ये है फास्फोलिपिड की लेयर, ये है फास्फोलिपिड की 2 लेयर, ये रही फास्फोलिपिड की 2 लेयर, और इसको ऊपर और नीचे से सैंडविच की तरह, इसको ऊपर और नीचे से सैंडविच की तरह प्रोटीन ने कवर किया हुआ है, वो ये रहा। ये मॉडल कई टाइम तक मशहूर रहा। ये देखिएगा, ये है प्रोटीन, ये देखिएगा ये है प्रोटीन, और ये कहलाता है, इसको कहते हैं फास्फोलिपिड। ये मॉडल कई सालों तक पूरी दुनिया में मशहूर रहा, मगर फिर एक नया मॉडल आया जिसने इसको रिजेक्ट किया, और वो था जिसको कहते हैं फ्लूट मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा अहम तरीन फ्लूट मोज़ेक मॉडल 1971 या 72 में निकल्सन 1971 या 1972 में सिंगर एंड निकल्सन ने ये सबसे पहले मॉडल दुनिया को बताया। इन्होंने कहा, हम मानते हैं कि सेल के अंदर बायोलिपिड की लेयर होती है। हम मानते हैं कि सेल के अंदर बायोलिपिड की लेयर होती है। हम मानते हैं कि सेल के अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, मगर सैंडविच की तरह ऊपर नीचे नहीं होते। बायोलिपिड की लेयर काम करती है एज अ फ्लूट। फ्लूट का मतलब समंदर का पानी, और प्रोटीन की जो लेयर है वो ऐड करती है मोज़ेक। तो इन्होंने एक ऐसा मॉडल पेश किया जिसके अंदर लिपिड फ्लूट की तरह तैर रहा है, और उसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल मोज़ेक की तरह है। इसको हम किस तरह से देखेंगे, इसको किस तरह से पढ़ेंगे, ज़रा 1 मिनट देखिएगा। ये है जिसको हम लोग कहते हैं, दिस इज़ नोन एज फास्फोलिपिड लेयर, और इसके दरमियान में धसा हुआ है ये रहा, जिसको कहते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये रही फास्फोलिपिड की लेयर, ये कहलाती है फास्फोलिपिड की लेयर, और इस फास्फोलिपिड की लेयर के साथ प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ये रहा। दिस इज कॉल्ड एज फास्फोलिपिड लेयर, दिस इज नोन एज फास्फोलिपिड लेयर, और उसके अंदर धसी हुई है प्रोटीन मॉलिक्यूल की तरह स्ट्रक्चर। दिस इज सो कॉल्ड फास्फोलिपिड लेयर, और उस फास्फोलिपिड लेयर के साथ धसा हुआ है प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो ये जो मॉडल दिया था, ये मॉडल दिया था सिंगर और निकल्सन ने। अब ज़रा देखिएगा, इसके अंदर ये जो लेयर है, ये जो मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज फास्फोलिपिड। इसका नाम फास्फोलिपिड क्यों है? क्योंकि जो इसका हेड है वो बना हुआ है फॉस्फेट से, जो इसका टेल है वो बना हुआ है लिपिड से, तो इसको बोलते हैं हम फास्फोलिपिड। जो फॉस्फेट है, इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक से मुराद है लव टू वाटर, और जो लिपिड की टेल है, इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक से मुराद है इट इज नोन एज इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर फास्फोलिपिड ये है, तो सर व्हाट अबाउट प्रोटीन? प्रोटीन कौन कौन सी हैं? तो इसके अंदर प्रोटीन एक नहीं, इसके अंदर प्रोटीन 2 हैं। एक होती है इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन, उसका काम है ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द सेल। सेल के दरमियान ट्रांसपोर्टेशन करने को इंट्रिंसिक प्रोटीन का काम अंजाम देते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ज़्यादातर इसका काम है, दे हेल्प इन रिसेप्टर्स विच रिसीव सिग्नल्स। अब ज़रा आप खुद देखिएगा, इसमें ये जो प्रोटीन है,
जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है ये इंटीग्रल प्रोटीन है। दिस इज नोन एज इंटीग्रल प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं इसको। ये दिस इज नोन एज इंटीग्रल प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन जो रिसेप्टर का काम कर रहे हैं, दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो दो तरह की प्रोटीन होती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन। और मैं आपको MCQs का एक सवाल सॉल्व करके देता हूँ, ज़रा 1 मिनट के लिए नोट कीजिएगा। वो सवाल ये है कि इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन, एनिमल के सेल मेम्ब्रेन में मोर देन 50% जो कंपोजिशन है वो किससे बना होता है? वो बना होता है कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल से। तो एनिमल की सेल मेम्ब्रेन मोर देन 50% कोलेस्ट्रॉल से बनी। अब आप देख सकते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल हेड से टकराए, अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल हेड से टकराए तो उसको वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, क्योंकि जो हेड वाला पोर्शन है इट इज सॉल्युबल इन वाटर। और अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल टेल से टकराए तो वो रिपेल हो जाएगा। वो टेल से टकराकर रिपेल क्यों होगा? क्योंकि इट इज कॉल्ड एज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर हर जगह से एब्जॉर्ब नहीं होता, वाटर एब्जॉर्ब होता है सिलेक्टेड जगहों से, इसलिए सेल मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं इट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब आगे चलते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के कौन कौन से डिफरेंट फंक्शंस हैं, जरा देखिएगा। सबसे पहला फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का वो है जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का वो है सेल की शेप, सेल का स्ट्रक्चर, सेल की सपोर्ट करना। वैसे तो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन बहुत सारे हैं। नंबर 3 एक और फंक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड ग्रुपिंग। अब ज़रा देखिएगा ये किस तरह से सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को डिफाइन करते हैं। नंबर 1 जो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है उसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की 2 टाइप्स हैं, 1 और 2। एक ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है जिसको हम लोग कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है जिसको हम लोग कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव? पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जो हो विथआउट ATP यूज, जो बगैर ATP यूज हो, जो हो ट्रांसपोर्टेशन जिसको हम लोग कहते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, उसका नाम कहलाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट की आगे एक नहीं 2 टाइप्स हैं। एक पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस भी यही है, इट इज नोन एज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो सर फिर दोनों में फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क ये है कि डिफ्यूजन के अंदर मूव करता है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, ऑस्मोसिस के अंदर मूव करता है, हम इसे कहते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। डिफ्यूजन के अंदर नो एनी एक्सटर्नल बैरियर रिक्वायर, इसके अंदर कोई एक्सटर्नल बैरियर ज़रूरत नहीं है, मगर ऑस्मोसिस रिक्वायर सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन।
इसमें सेमी परमिएबल रिक्वायर्ड है। अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन ज़्यादातर होता है गैसियस स्टेट में। अगर हम बात करें ऑस्मोसिस की तो ऑस्मोसिस ज़्यादातर होता है लिक्विड स्टेट में। ये जो डिफ्यूजन है इसका मतलब होता है टू फ्लो, ऑस्मोसिस का मतलब होता है टू मिक्स अप। अब हम चलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जानिब। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ऐसी ट्रांसपोर्ट जो होती है विथ यूज ऑफ एटीपी, विथ यूज ऑफ एनर्जी, और ये है फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन अगेंस्ट द ग्रेडियंट। जो उल्टा चले उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम फर्दर दो में डिवाइड करते हैं। एक जिसका नाम है एंडोसाइटोसिस और एक कहलाता है इट इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है टू इनटेक बाय सेल, और वो इंटेक्ट एक नहीं, वो इंटेक्ट दो हैं। अगर तो वो इंटेक्ट है इन सॉलिड फॉर्म तो इसको हम लोग कहते हैं फैगोसाइटोसिस। अगर वो इंटेक्ट है इन लिक्विड फॉर्म तो वो कहलाता है पिनोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है टू एक्सपेल आउट और टू एक्सक्रीट आउट। कहा जाता है फैगोसाइटोसिस को इट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ सेल ईटिंग। कहा जाता है इसको द प्रोसेस ऑफ सेल ड्रिंकिंग, एंड एक्सोसाइटोसिस मीन्स सेल वोमिटिंग। अब जो मेन चीज है वो है सेल मेम्ब्रेन का नेक्स्ट कॉलम, और वो है ब्लड ग्रुपिंग। सेल मेम्ब्रेन का ब्लड ग्रुपिंग से क्या ताल्लुक है जरा देखिएगा। ब्लड ग्रुपिंग में ब्लड में आता है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स। रेड ब्लड कार्पसेल्स के सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन होती है, एक प्रोटीन रिसेप्टर है, और दिस प्रोटीन रिसेप्टर इज नोन एज आइसोहीमोग्लूटिन। इसको आसान लैंग्वेज में कर देते हैं हम एंटीजन। और ये एक्चुअली सरफेस प्रोटीन जो है ये एक्चुअली कमाल है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का। अब जरा देखिएगा, ये रहा रेड ब्लड सेल, ये रहा रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल जैसा कि आपको मालूम है इट इज बाय कॉन्केव शेप। अब देखें कि जिसके ऊपर सरफेस प्रोटीन इस तरह से होगी, जिसके ऊपर सरफेस प्रोटीन इसके से होगी तो इसके अंदर एंटीजन एक ही होगी। जिसके अंदर सरफेस प्रोटीन इस तरह से होगी, ये देखिएगा सरफेस प्रोटीन, वो एंटीजन बी की होगी। जिसके अंदर सरफेस प्रोटीन दोनों होंगी, ये रही, जिसके अंदर सरफेस प्रोटीन दोनों होंगी वो कहलाएगा एंटीजन ए, एंटीजन बी, और जिसके अंदर नो एंटीजन। और मेरी आप बात याद रखिएगा, जिसके अंदर जो एंटीजन होता है उसका वही ब्लड ग्रुप होता है। जिसके अंदर एंटीजन ए है उसका ब्लड ग्रुप ए है, जिसके अंदर एंटीजन बी है उसका ब्लड ग्रुप बी है, जिसके अंदर एंटीजन ए और बी है उसका ब्लड ग्रुप ए और बी है, और जिसके अंदर नो एंटीजन उसका ब्लड ग्रुप ओ है। याद रखना, अगर ये ए और ओ की बात खत्म हुई तो हम पढ़ते हैं एक और चीज। ये था एक रेसिस, एक मंकी, और उसका ये था रेड ब्लड सेल। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गोल्डस्टीन।
उस साइंटिस्ट ने एक प्रोटीन डिस्कवर की रेसिस में। सबसे पहले कहाँ डिस्कवर की? रेसिस के रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन डिस्कवर की और उसका नाम रख दिया RH फैक्टर। सर इसका नाम RH फैक्टर क्यों है? बिकॉज ऑफ रेसिस। अब जिसमें RH फैक्टर और यही प्रोटीन ह्यूमन के RBCs के अंदर भी डिस्कवर हुई। दिस सेम प्रोटीन आल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन RBCs। अब RH फैक्टर अगर ह्यूमन के RBCs के अंदर प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा RH पॉजिटिव। अगर ह्यूमन के RBCs के अंदर ये एब्सेंट है तो उसको हम लोग कहते हैं RH नेगेटिव। तो कोई आपसे पूछे A पॉजिटिव से क्या मुराद है, तो A पॉजिटिव का मतलब है उसके अंदर RH फैक्टर है। A नेगेटिव से क्या मुराद है? A नेगेटिव का मतलब है उसमें RH फैक्टर नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो अगर ये कहलाता है B नेगेटिव तो इसका मतलब है इसमें RH फैक्टर नहीं है, और अगर होता तो वो भी पॉजिटिव कहलाता। जैसे ये देखिएगा, अगर मैं लिखता हूँ ये AB पॉजिटिव है तो AB पॉजिटिव का मतलब है इसमें RH फैक्टर है, अगर नहीं होता तो वो AB नेगेटिव होता। जैसे मिसाल के तौर पर ये रहा, अगर मैं इसको कहूँ कि ये O नेगेटिव है तो इसका मतलब है इसमें RH फैक्टर नहीं है, और अगर मैं कहूँ कि ये O पॉजिटिव है तो इसका मतलब है उसमें RH फैक्टर है। तो जिसमें RH फैक्टर होगा वो पॉजिटिव होगा, जिसमें नहीं होगा ये नेगेटिव होगा। और ये सारे रिसेप्टर असल में प्रोटीन के रिसेप्टर हैं, और वो प्रोटीन कौन सी है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। तो सेल मेम्ब्रेन में हम चलते हैं आगे। सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन लिविंग है, सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन की है। पहले आया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जिसके अंदर प्रोटीन सैंडविच बनाया हुआ है फॉस्फोलिपिड को। उसके बाद आया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगर और निकलसन ने दिया था। इन्होंने कहा था कि जो इसके अंदर फॉस्फोलिपिड है वो असल में फ्लूइड है, और जो प्रोटीन है वो मोज़ेक है। फ्लूइड का मतलब समंदर का पानी और मोज़ेक का मतलब होता है उसके ऊपर बर्फ के पहाड़। प्रोटीन दो तरह की है, इंट्रिंसिक प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का काम करती है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन रिसेप्टर का काम करती है। इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्ट के अंदर अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की, तो वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दो तरह की हैं। एक कहलाती है जिसका नाम है चैनल प्रोटीन, और एक कहलाती है जिसको कहते हैं कैरियर प्रोटीन। और याद रखिएगा सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है उस ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट वेज हैं। ये देखिएगा, ये रही सेल मेम्ब्रेन। अगर एक चीज़ सेल के अंदर आ रही है और उसके बदले में अगर दूसरी चीज़ सेल से बाहर जा रही है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है और ये इंट्रा सेलुलर है। अगर इस तरह से हो रही है तो हम इसको कहते हैं काउंटर ट्रांसपोर्ट, एक चीज़ जाए एक चीज़ आए। और अगर इस तरह से हो कि ये रही सेल मेम्ब्रेन, एक चीज़ एंटर हो रही है और उसके अलोंग विथ दूसरी चीज़ भी उसके साथ एंटर हो रही है, जब दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो इट इज़ नोन एज को ट्रांसपोर्ट। जब दोनों चीज़ें हैं, जब एक्सचेंज हो तो वो कहलाता है काउंटर ट्रांसपोर्ट, और जब एक चीज़ आए दोनों चीज़ें उसके साथ आए तो उसको कहते हैं को ट्रांसपोर्ट। और जो ब्लड ग्रुप है उसके ऊपर जो सरफेस की प्रोटीन है जिसको हम एंटीजन कहते हैं वो असल में एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, और इस एक्सट्रिंसिक प्रोटीन में जिसकी जो एंटीजन होगा उसका वही ब्लड ग्रुप होगा। एंटीजन ए का ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन बी का बी है, एंटीजन
ए बी का ए बी है, जिसमें कोई एंटीजन नहीं है, ओ है। और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर है ये डिपेंड करता है RH फैक्टर पे, जिसमें RH फैक्टर है वो पॉजिटिव है, जिसमें नहीं है वो नेगेटिव है। जिसमें RH फैक्टर नहीं है तो बी नेगेटिव, इसमें है ए बी पॉजिटिव, नहीं होता ए बी नेगेटिव, ये इसमें नहीं है ओ नेगेटिव, अगर होता तो ओ पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच।